भाषा विचारों का लिबास है, सैमुअल जॉनसन का ये मशहूर कोट है और आज की हमारी चर्चा के लिए ना ये बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। क्योंकि आज हम एक ऐसे ही लिबास की कहानी में उतर रही हैं जिसे पूरे देश को पहनाने की कोशिश तो की गई, लेकिन इसकी फिटिंग को लेकर बहस आज तक जारी है। आज हम भारत की राजनीतिक और सामाजिक बनावट के एक बहुत ही सेंसिटिव और ज़रूरी पहलू पर बात करेंगे। वो ये कि हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज कैसे बनाया गया। हमें अक्सर यही लगता है, मतलब स्कूलों में या आम धारणा में, कि ये एक सर्वसम्मत फैसला था, आज़ादी के जोश में लिया गया एक बहुत ही स्वाभाविक कदम। लेकिन जो सोर्स हमारे हाथ लगा है वो एक बिल्कुल अलग, कहीं ज्यादा जटिल और टकराव से भरी कहानी बताता है। हमारे पास द प्रिंट में प्रकाशित एक लेख के कुछ हिस्से हैं। इसका शीर्षक है भारत में हिंदी का कानूनी अधिकार और नैतिक पवित्रता। और आज हमारा मिशन इस लेख के जरिए ये समझना है कि संविधान में हिंदी को शामिल करने के पीछे क्या जबरदस्त विवाद थे, कैसे कैसे राजनीतिक दांव-पेच खेले गए और मतलब कितनी गहरी असहमति थी। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक किस्सा नहीं है। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये इंडियन पॉलिटी यानी जीएस पेपर 2 और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए एक बहुत ही जरूरी केस स्टडी है। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि ये सिर्फ कोई 75 साल पुरानी एकेडमिक डिबेट नहीं है। ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर, भाषाई पहचान और राष्ट्रीय एकता के सवालों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, जो आज भी खबरों में रहते हैं। जब भी एक राष्ट्र एक भाषा की बात उठती है ना, तो उसकी जड़ें इसी बहस में मिलती हैं, जिसे आज हम खंगालने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तारीख से 26 जनवरी 1965। ये वो दिन था जब संविधान के अनुसार हिंदी को आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी की जगह लेनी थी। लेकिन इस एक तारीख को लेकर देश में दो बिल्कुल विपरीत भावनाएं थीं, जैसे दिन और रात। एक तरफ सी राजगोपालाचारी जैसे बड़े नेता ने इसे दक्षिण के लिए एक शोक भरा नया साल कह दिया, और तमिलनाडु में डीएमके पार्टी ने तो इसे बाकायदा मातम का दिन घोषित कर दिया था। इससे अंदाजा लगता है कि ये फैसला कितना विभाजनकारी था। और दूसरी तरफ हिंदी के समर्थक थे, जो इसे मुक्ति का दिन के रूप में मना रहे थे। उनका तर्क सीधा था। वो कह रहे थे कि हम तो बस भारतीय संविधान का पालन कर रहे हैं, जो हमारे संस्थापकों ने बनाया है। लेख के मुताबिक वे इस फैसले को अमेरिकी संविधान की तरह ही नैतिक और कानूनी रूप से पत्थर की लकीर मानते थे। मतलब एक बार तय हो गया तो बस हो गया। और यहीं पर लेखक एक बहुत दिलचस्प और गहरा सवाल खड़ा करता है। वो भारतीय और अमेरिकी संविधानों के बीच एक बुनियादी फर्क बताता है। कानूनी तौर पर तो दोनों सर्वोच्च हैं, पर लेखक का तर्क है कि भारतीय संविधान में वो नैतिक पवित्रता या मॉरल सैंक्टिटी नहीं है जो अमेरिकी संविधान को हासिल है। ये एक बहुत बड़ा दावा है। हाँ, और इस दावे के पीछे जो कारण दिए गए हैं उन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला, अमेरिकी संविधान सभा का गठन अमेरिकी लोगों ने आज़ादी की घोषणा करने के बाद किया था। वो एक पूरी तरह से संप्रभु यानी सॉवरन बॉडी थी। वो सीधे लोगों की इच्छा को दर्शा रही थी, किसी बाहरी ताकत के अधीन नहीं थी। अच्छा। वही दूसरी तरफ भारतीय संविधान सभा का जन्म ब्रिटिश संसद के एक कानून, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ था। ये तब बनी जब भारत तकनीकी रूप से ब्रिटिश डोमिनियन ही था, यानी पूरी तरह से आजाद और संप्रभु नहीं। तो लेखक का तर्क ये है कि एक की नींव क्रांति पर थी और दूसरे की क्रमिक सत्ता हस्तांतरण पर, और इसी से दोनों की नैतिक शक्ति में फर्क आ जाता है। और दूसरा कारण तो शायद और भी ज्यादा पेचीदा है। बिल्कुल। दूसरा कारण यह है कि भारतीय संविधान सभा सांप्रदायिक मतदाताओं पर आधारित थी। ये वो व्यवस्था थी जो ब्रिटिश काल में शुरू हुई थी। जी, जिसमें अलग अलग धर्मों के लोग सिर्फ अपने धर्म के उम्मीदवारों को ही वोट देते थे। इस वजह से सभा में पहले से ही धार्मिक आधार पर विभाजन की एक छाया थी। और इसके अलावा ये सभा दो काम एक साथ कर रही थी, संविधान भी बना रही थी और एक अंतरिम संसद के तौर पर देश के लिए कानून भी पास कर रही थी। तो एक तरह से खिलाड़ी भी थे और रेफरी भी। सही कहा। लेख में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि उस सभा में कांग्रेस पार्टी का भारी बहुमत था। तो पार्टी के नेता पहले अपनी प्राइवेट बैठकों में सारे बड़े फैसले ले लेते थे और फिर पार्टी व्हिप या अनुशासन का इस्तेमाल करके उसे पूरी सभा से पास करवा लेते थे। हाँ,
और इस प्रक्रिया की वजह से संविधान सभा एक संविधान निर्माता निकाय से ज्यादा एक विधायिका की तरह काम कर रही थी। और इसी कार्यप्रणाली को आधार बनाकर लेखक भारतीय संविधान की नैतिक पवित्रता पर सवाल उठाता है, खासकर अमेरिकी मॉडल की तुलना में। जी, ये एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है जिसे समझना जरूरी है, खासकर जब हम हिंदी जैसे विवादास्पद मुद्दे को देखते हैं। तो हमने देखा कि संविधान बनाने की प्रक्रिया के नींव में ही कुछ सवालिया निशान थे, लेकिन जब भाषा का सवाल सामने आया तो ये सवालिया निशान एक राजनीतिक भूचाल में बदल गए। जो फैसला हुआ वो किसी खुली बहस में नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी की एक बंद कमरे की बैठक में हुआ, और जिस तरह हुआ वो किसी थ्रिलर कहानी से कम नहीं है। बिल्कुल। सोर्स यहाँ पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की किताब थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स का हवाला देता है। अम्बेडकर उस समय ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और इन अंदरूनी बैठकों की कार्यप्रणाली से अच्छी तरह वाकिफ थे। कांग्रेस पार्टी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक में जब हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के सवाल पर वोटिंग हुई तो नतीजा हैरान करने वाला था। पहली बार में वोट 77-77 से बराबर हो गए। एक मिनट, ये बात हजम करना मुश्किल है। हम संविधान को एक बहुत ही सोचे समझे सर्वसम्मति से बने दस्तावेज के रूप में देखते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारी आधिकारिक भाषा का फैसला एक टाई ब्रेकर वोट से हुआ, वो भी पार्टी की एक अंदरूनी मीटिंग में। जी हाँ, यही इस लेख का सबसे चौंकाने वाला खुलासा है। टाई होने के बाद दोबारा मतदान कराया गया और इस बार नतीजा 78-77 हिंदी के पक्ष में आया। हिंदी सिर्फ एक वोट से जीती। सिर्फ एक वोट से। और ये निर्णायक वोट बैठक के अध्यक्ष का कास्टिंग वोट था। अब देखिए, परंपरा के अनुसार कास्टिंग वोट का इस्तेमाल यथास्थिति यानी स्टेटस को बनाए रखने के लिए किया जाता है। यहाँ यथास्थिति का मतलब था अंग्रेजी को जारी रखना। बिल्कुल, लेकिन अध्यक्ष ने परंपरा तोड़कर बदलाव यानी हिंदी के पक्ष में मतदान किया। ये तो अविश्वसनीय है। इसका मतलब तो ये है कि भारत की आधिकारिक भाषा का भविष्य सिर्फ एक व्यक्ति के वोट पर टिका था, वो भी एक ऐसी प्रक्रिया में जो स्थापित परंपराओं के खिलाफ थी। ये एक वोट सिर्फ एक वोट नहीं था, ये तो इस बात का सबूत है कि भारत की भाषाई पहचान कितनी नाजुक नींव पर रखी गई थी। अगर वो एक वोट दूसरी तरफ चला जाता तो आज भारत का भाषाई नक्शा, हमारी राजनीति और शायद हमारी राष्ट्रीय पहचान भी कुछ और ही होती। आपने सही पकड़ा, ये एक वोट भविष्य में पड़ने वाली दरारों का पहला संकेत था, और ये तनाव सिर्फ बंद दरवाजों के पीछे नहीं था। अच्छा, तो ये एक वोट की कहानी तो सिर्फ पर्दे के पीछे की थी। जब यही बहस संविधान सभा के खुले मंच पर आई तो चिंगारियां और भड़की होंगी। बिल्कुल, यहाँ असंतोष सिर्फ फुसफुसाहट में नहीं बल्कि बुलंद आवाज में सुनाई दे रहा था। हाँ, सेठ गोविंददास जैसे हिंदी के कट्टर समर्थक इस बात पर अड़े थे कि पहले हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाए और संविधान का पूरा ड्राफ्ट ही हिंदी में तैयार हो। लेकिन इसका विरोध हुआ होगा जबरदस्त। बहुत जबरदस्त। इतना विरोध हुआ कि आधिकारिक भाषा की इस पूरी बहस को सितंबर 1948 तक, यानी सभा के कामकाज के लगभग आखिरी दौर तक के लिए टालना पड़ा। ये टालमटोल ही बताता है कि ये मुद्दा कितना विस्फोटक था। और जब आखिरकार हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने का प्रस्ताव आया तो उसे पेश करने वाले मद्रास के एक सदस्य थे N. गोपालस्वामी अयंगर। ये थोड़ा अजीब लगता है ना? एक दक्षिण भारतीय नेता हिंदी का प्रस्ताव क्यों रखेगा? बिल्कुल, और सोर्स के अनुसार यही तो एक सोची समझी राजनीतिक चाल थी। अच्छा, अगर कोई उत्तर भारतीय नेता ये प्रस्ताव रखता तो उस पर तुरंत हिंदी थोपने का आरोप लग जाता। अयंगर को आगे करके हिंदी समर्थक ये दिखाना चाहते थे कि इस फैसले को गैर हिंदी क्षेत्रों से भी समर्थन हासिल है। मैं इस नतीजे पर आसानी से नहीं पहुंचा, क्योंकि इसमें हमें एक ऐसी भाषा को अलविदा कहना पड़ रहा था जिस पर हमने अपनी आज़ादी की लड़ाई का निर्माण किया, और मैंने ये फैसला बिना किसी पीड़ा के स्वीकार नहीं किया। उनके शब्दों में एक मजबूरी और एक दर्द साफ झलकता है। हाँ, वो एक मुश्किल समझौते को पेश कर रहे थे, किसी जीत का ऐलान नहीं कर रहे थे। बिल्कुल। और गैर हिंदी सदस्यों का विरोध तो जाहिर है बहुत मुखर रहा होगा। बहुत ज्यादा। T.A. रामालिंगम चेटिया जैसे सदस्यों ने इसका कड़ा विरोध किया। लेख बताता है कि हिंदी समर्थकों का रवैया इतना आक्रामक और अधिकारपूर्ण था कि आखिरकार प्रधानमंत्री नेहरू को बीच में आना पड़ा और उन्हें चेतावनी देनी पड़ी। नेहरू का कोट यहाँ बहुत मायने रखता है। उन्होंने कहा, कुछ भाषणों में सत्तावाद का स्वर है, ऑथोरिटेरियनिज्म।
हाँ, एक ऐसा स्वर जिसमें हिंदी भाषी क्षेत्रों को भारत का केंद्र और दूसरों को सिर्फ हाशिए पर समझा जा रहा है। ये न केवल एक गलत दृष्टिकोण है, बल्कि खतरनाक भी है। ये दिखाता है कि टॉप लीडरशिप इस विभाजनकारी रवैये के खतरों से वाकिफ थी। और ये चेतावनी और भी तीखी हो गई जब टीटी कृष्णामाचारी बोलने के लिए खड़े हुए, जो बाद में भारत के वित्त मंत्री भी बने। नवंबर 1949 में संविधान सभा में दिया गया उनका भाषण आज भी याद किया जाता है। उन्होंने हिंदी साम्राज्यवाद यानी हिंदी इंपीरियलिज्म के खिलाफ सीधी और खुली चेतावनी दी। उन्होंने क्या कहा था? ठीक ठीक। उन्होंने कहा कि ये गैर हिंदी भाषी लोगों की गुलामी होगी। उन्होंने साफ साफ दक्षिण भारत में अलगाव के लिए एक आंदोलन की तरफ इशारा किया और कहा कि अब ये हिंदी समर्थकों को तय करना है कि भारत एक रहेगा या विभाजन का सामना करेगा। ओह। उन्होंने कहा, अगर हमें अकेला छोड़ दिया गया तो हम अपनी किस्मत को कोसेंगे और बेहतर समय की उम्मीद करेंगे। एक पल रुक कर, ये बहुत भारी शब्द है। संविधान सभा के पटल पर देश के विभाजन की चेतावनी देना, ये दिखाता है कि भाषा को लेकर भावनाएं कितनी उफान पर थीं। ये कोई अकादमिक बहस नहीं थी, ये सीधे सीधे देश के भविष्य का सवाल था। बिल्कुल। और ये हिंदी साम्राज्यवाद का डर आज भी भारतीय राजनीति में जिंदा है। जब भी एक राष्ट्र एक भाषा की बात होती है तो कृष्णामाचारी की यही चेतावनी गूंजती है। तो इस जबरदस्त टकराव के बाद आखिर समझौता क्या हुआ? जिन लोगों ने भारी मन से हिंदी को स्वीकार किया, उन्हें क्या आश्वासन दिया गया? उन्हें इस बात से तसल्ली दी गई कि अंग्रेजी अगले 15 सालों तक सह आधिकारिक भाषा के रूप में जारी रहेगी। गैर हिंदी नेताओं को उम्मीद थी कि इन 15 सालों में माहौल बदलेगा, इस फैसले पर दोबारा विचार करने का मौका मिलेगा और शायद कोई बेहतर समाधान खोजा जा सकेगा। लेकिन क्या उनकी उम्मीदें पूरी हुईं? नहीं, लेख के मुताबिक उनकी उम्मीदें टूट गई हैं। भारत सरकार ने संविधान लागू होने के तुरंत बाद से ही हिंदी को तेजी से बढ़ावा देना शुरू कर दिया, जिससे गैर हिंदी भाषी राज्यों में चिंता और बढ़ गई। अच्छा। बाद में 1963 में संसद ने ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट पास किया, जिसमें अंग्रेजी के इस्तेमाल को अनिश्चित काल के लिए जारी रखने की अनुमति दी गई। लेकिन ये भी कई विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक उठापटक के बाद ही हुआ। ये दिखाता है कि ये मुद्दा कभी भी पूरी तरह से हल नहीं हुआ। लेख का अंत भी टीटी कृष्णामाचारी के एक और जबरदस्त कोट से होता है, जो इस पूरी बहस का सार बता देता है। हाँ, उन्होंने हिंदी को थोपने के संवैधानिक प्रावधान की तुलना शाइलॉक के बॉन्ड से की। शेक्सपियर के मशहूर नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस। बिल्कुल। शाइलॉक का बॉन्ड एक ऐसा समझौता था जो कानूनी रूप से तो सही था, पर नैतिक रूप से क्रूर और अन्यायपूर्ण था। कृष्णामाचारी का कहना था कि इस प्रावधान का कोई नैतिक मूल्य नहीं है और इसे रद्द कर देना चाहिए। तो आज के इस पूरी चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने का फैसला एक सहज या सर्वसम्मत प्रक्रिया नहीं थी। ये एक बेहद विवादास्पद, राजनीतिक रूप से जटिल और सिर्फ एक वोट से जीता गया समझौता था, जिसके पीछे गहरी असहमति, डर और आशंकाएं थीं। बिल्कुल। ये उन गहरी चिंताओं को उजागर करता है जो गैर हिंदी भाषी नेताओं के मन में राष्ट्रीय एकता, अपनी भाषाई पहचान और भारत के संघीय ढांचे में अपने स्थान को लेकर थीं। ये सिर्फ भाषा का सवाल नहीं था, ये सत्ता के संतुलन और सांस्कृतिक सम्मान का भी सवाल था। और ये हमारे लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो भारतीय शासन और राजनीति का अध्ययन कर रहे हैं, एक बहुत ही विचार करने वाला सवाल छोड़ जाता है। सवाल ये है कि जब कोई राष्ट्र अपनी नींव के किसी इतने जरूरी स्तंभ का निर्माण इतने नाजुक बहुमत और गहरे मतभेदों पर करता है, तो इसका लॉन्ग फ्रास्टिक मतलब दीर्घकालिक प्रभाव उसकी एकता और सामाजिकता निभाने पर क्या पड़ता है? क्या वो नींव समय के साथ मजबूत होती है या उन दरारों के चौड़ा होने का खतरा हमेशा बना रहता है? इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? क्या आप इस इतिहास से परिचित थे? इस तरह की गहरी और आलोचनात्मक चर्चाओं के लिए, जो परीक्षाओं के साथ साथ एक जागरूक नागरिक बनने में भी मदद करती हैं, हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे टिप्पणी में हमें जरूर बताएं।